हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम नया टॉपिक टेक्निक्स ऑफ टीचिंग नया सब्जेक्ट टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। तो इसके हम आज कंसेप्ट जो क्लियर करेंगे, कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, नेचर एंड करैक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल्स एंड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। तो देखिए ये एक तरह से 4 क्वेश्चंस ही बनते हैं कि वट इज डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ टीचिंग एंड इट्स करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और ये 2 नंबर में भी मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है और सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ टीचिंग, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड और डिफाइन मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो हम उस चीज़ों को समझेंगे अच्छे से। मैं एक वीडियो में एक पूरा यूनिट का एक पूरा पार्ट लेके चल रही हूँ ताकि जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपका सिलेबस कवर अप हो जाए और आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सको, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है एग्ज़ाम्स के लिए। और सेकेंडली मैंने आपका एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया के यूनिट 3 कंप्लीट कर दिया है। यूनिट 3 में 3 पार्ट्स आते हैं, मतलब वो 3 क्वेश्चंस हैं और एक यूनिट 1 के 2 टॉपिक्स मैंने कवर अप कर दिए हैं। और जो बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं बीच में वीडियोस डालती रहूँगी, एग्ज़ाम से पहले ही आपका कवर करवा दूँगी। जैसे कोठारी कमीशन है या और भी जो एनसीएफ ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, और एक तो टॉपिक और ऐसे हैं जो चैनल में है। अगर आप टॉपिक का नाम बाय लेट्स स्टडी विद रिचा लिख के करोगे आपको सर्च हो जाएंगे। ठीक है, सो कीप वॉचिंग माई चैनल, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड लाइक माई वीडियोज़, शेयर इट विद द फ्रेंड्स, विद योर क्लासमेट्स। और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं बीच में आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगी, सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, देखिए टीचिंग क्या होती है। टीचिंग होता है कि टीचिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें एक पर्सन जिसको किसी भी चीज़ की नॉलेज है, वो नॉलेज वो दूसरे इंडिविजुअल पर्सन को, या वो उम्र से बड़ा है या छोटा है, जिसको उस टॉपिक की नॉलेज नहीं है उसको वो नॉलेज प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, टीचिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल टीचेस और इंस्ट्रक्ट अनदर इंडिविजुअल। टीचिंग इज़ कंसिडर्ड एज द एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन टू द लर्नर्स इन द क्लासरूम सिचुएशन, कि एक इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जिसके अंदर की बच्चे को एक्सप्लेन करना, बच्चा इन द सेंस कि कोई भी इंडिविजुअल है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे छोटा है। ठीक है, तो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को वो चीज़ समझने के लिए आसानी हो सके। ठीक है, सो इट इज़ वॉचिंग सिस्टेमेटिकली। डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, देखिए टीचिंग की कुछ डेफिनेशंस मैं आपको दे रही हूँ, इसमें से आप कोई भी एक लिख कर आइए तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि अकॉर्डिंग टू एच मॉरिसन, टीचिंग इज़ एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द मोर नेचर पर्सनैलिटी एंड अ लेस मेच्योर वन। जैक्सन, टीचिंग इज़ अ फेस टू फेस इनकाउंटर बिटवीन 2 और मोर पर्सन, यानी एक से ज़्यादा पर्सन भी हो सकते हैं, वन ऑफ होम इंटेंड्स टू अफेक्ट सर्टन चेंजेस इन द अदर पार्टिसिपेंट। जैसे कि टीचर जो भी नॉलेज उनको देगा उस नॉलेज का इम्पैक्ट बच्चे पर पड़ेगा और वो उससे मोटिवेशन होकर अच्छा काम करेगा, अच्छी चीज़ें सीखेगा, है ना। तो उससे क्या होता है कि उसमें चेंज आता है, उसकी पर्सनैलिटी में चेंज आता है। क्लर्क, अकॉर्डिंग टू क्लर्क, टीचिंग रेफर्स टू एक्टिविटीज़ दैट आर डिजाइंड एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस इन स्टूडेंट्स बिहेवियर। ठीक है, ये 3 डेफिनेशंस दी हैं, आप इनमें से कोई भी एक कर लीजिए, सफिशिएंट है, और उसको अगर आप एक्सप्लेन कर दो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट, टीचिंग अकॉर्डिंग टू व्यू पॉइंट। देखिए यहाँ पे ना टीचिंग के 3 व्यू पॉइंट्स हमने डिफाइन किए हैं। उसका मतलब है कि उस व्यू के अकॉर्डिंग टीचिंग का क्या मीन निकलता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट है अथॉरिटेरियन, इसको अगर आप मेमोरी लेवल टीचिंग भी लिख कर आओगे तब भी समझ में आएगा। इसका मतलब होता है कि आपको कंसेप्ट को पहले याद करना पड़ता है, याद करने के बाद जैसे आप उसको याद कर लेते हो फिर आप उसको समझना शुरू कर देते हो। ठीक है, यानी कि थॉटलेस टीचिंग होती है, इसके ऊपर आपको समझना बात नहीं पड़ता, पहले आपको याद करना पड़ता है। सबसे पहले मेमोराइजेशन और रोट लर्निंग पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, कि इसमें आपको एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बनाकर याद करना पड़ता है। मेमोराइजेशन इसमें भी होती है बट इसमें साथ पहले समझना और मेमोराइजेशन दोनों साथ चलती हैं। ठीक है, कि किस तरह से दोनों काम करते हैं। नेक्स्ट इज लेसेस फेयर, दैट इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल, ये दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलता है। ठीक है, डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि आप समझते हो कंसेप्ट को, जैसे आप समझते हो आपको याद हो जाता है। बट लेसेस फेयर में क्या होता है कि दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं, कि जो आपने समझा उससे रिलेटेड कोई कंसेप्ट आपको याद आ जाता है तो उसमें भी आप चेंज कर लेते हो। एकोमोडेशन एंड असिमिलेशन, दोनों चीज़ें इसमें साथ चलती हैं। ठीक है, अब आप इसको लिखोगे कैसे, अब वो देखते हैं।
Authoritarian, according to this viewpoint, teaching is an activity of memory level only. This teaching does not develop thoughts and attitude in the student, क्योंकि बच्चे ने पहले याद करना है फिर उसको समझते रहना है, ठीक है। तो इसमें बच्चे के अंदर थॉटफुल करेक्टर जो है वो डेवलप नहीं हो पाता। सो दिस इज़ नॉन एज थॉटलेस टीचिंग। दिस टीचिंग इज टीचर्स सेंट्रिक क्रिटिसिज्म ऑफ द टीचर, कि ये टीचर सेंटर्ड होती है, कि टीचर जो पढ़ाएगा बच्चे वो सुनेंगे, उसको याद करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो ये टीचर सेंटर्ड होते हैं। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक टीचिंग। अकॉर्डिंग टू दिस, टीचिंग इज डन एट अंडरस्टैंडिंग लेवल। मेमोरी लेवल टीचिंग इज द प्रीरिक्विसाइट कंसेप्ट इज फर्स्ट मेमोराइज्ड एंड देन अंडरस्टैंड, कि पहले आप उसको समझते हो फिर उसको याद करते हो। सच टीचिंग इज नॉन एज थॉटफुल टीचिंग। According to this point of view, teaching is an interactive process, primarily involving classroom talks which take place between teachers and students, because जब आप कंसेप्ट को समझने पे जोर दे रहे हो तो टीचर को इस कंसेप्ट समझा रहा है, बच्चे का कोई डाउट आएगा तो वो पूछेगा। जब उसने मेमोराइजेशन करना है तो टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, बच्चे ने उसको अपनी कॉपी में लिख लिया और घर पे जाके याद कर लिया, नेक्स्ट टेस्ट दे दिया। सो देयर इज़ नो एनी इंटरेक्टिव प्रोसेस। बट जो डेमोक्रेटिक टीचिंग होता है उसमें जब अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट की क्रिएट की जाती है तो जो टीचर बोलता है उसको एक बच्चा समझता भी है, ठीक है। सो हियर द स्टूडेंट कैन आस्क क्वेश्चंस एंड क्रिटिसाइज द टीचर। अगर उसको आंसर समझ में नहीं आता तो वो टीचर को अगेन क्वेश्चन पुट करता है, और पुट करने के साथ साथ अगर टीचर उसको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाता है तो वो उनके मन में ना एक नेगेटिव थॉट आ जाती है कि भाई इस टीचर को कुछ नहीं आता, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो बैड फॉर दैट। हियर द स्टूडेंट्स कैन आस्क द क्वेश्चंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन इज इंसिस्टेड। नेक्स्ट इज लेसेस फेयर एटीट्यूड। इट इज़ नॉन एज रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। सो इट इज़ मोर डिफिकल्ट दैन मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग्स आर मस्ट फॉर द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। देखिए कोई भी चीज़ रिफ्लेक्ट कब करेगी, जब वो स्टार्ट होगी, है ना। तो अब जब आपको किसी चीज़ की नॉलेज है, उसी के रिगार्डिंग एक नया कंसेप्ट आया तो आपने पहले वाली नॉलेज में एसिमिलेट कर लिया कि अगर ये चीज़ होगी तो हमने पहली वाली चीज़ करनी है, अगर नई चीज़ कुछ हो जाती है तो उसमें हमने ये चीज़ें ऐड कर ली। तो ये डिपेंड करता है कि आपको पहले क्या नॉलेज थी, उसमें क्या चेंजेस हुए। अब इसको अगर मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊं तो एक बच्चे को बताया गया कि जिसके चार, जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम 2 पैरों पे चलते हैं, ठीक है। डॉग है तो उसके चार पैरों पे वो चलता है, ठीक है। तो उसको एक नई नॉलेज मिल गई। अब उसने डॉग और कैट में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा, उसने कैट को देखकर भी डॉग बोल दिया, क्योंकि उसने यही समझा था कि जो 4 पैरों पे चलता है वो डॉग होता है। बट फिर उसको बताया गया कि डॉग के भी 4 पैर होते हैं और कैट के भी 4 पैर लेग्स होते हैं, वो ऐसे ही चलते हैं, दोनों के चलने का वे एक ही होता है। तो उसने एसिमिलेट किया कि 4 पैर दोनों के होते हैं बट उनमें कुछ डिफरेंस होता है। ये होता है लेस इज फेयर एटीट्यूड, कि जिसमें आपको रिफ्लेक्ट करती है जो आपकी पहले की नॉलेज थी उसको आप नई नॉलेज के साथ ऐड करते हो और दोनों में डिफ्रेंशिएट करते हो। उसको भूलते नहीं हो बट उसको डिफ्रेंशिएट करते हो, कब आपको पहले वाली नॉलेज यूज़ करनी है, कब आपने नई नॉलेज यूज़ करनी है, ठीक है। कि पहले आपने ह्यूमन और एनिमल्स के बीच का डिफरेंस समझा और फिर डिफरेंस एनिमल्स में भी डिफरेंट कैटेगरीज के एनिमल्स होते हैं, वो डिफरेंस समझा, ठीक है। सो इट इज़ हाईली थॉटफुल एक्टिविटीज़ में आपको सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। सो इन दिस लेवल बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर पार्टिसिपेंट, बोथ आर एक्टिव। दिस लेवल प्रोड्यूसेस इंसाइट्स। नाउ नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए जब आपको कंसेप्ट के बारे में पूछेगा तो आपको कंसेप्ट का जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में लिखा था टीचिंग का कंसेप्ट, वो आपको वो एज इट इज लिख दीजिए, फिर बाद में जो आपको उसमें समझ आया वो भी आप उसको एक पैराग्राफ में लिख सकते हो। फिर उसके बाद में 3 पॉइंट ऑफ व्यू लिखिए और कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख दीजिए। अगर स्पेसिफिक नेचर पूछता है तो सिर्फ और सिर्फ टीचिंग की एक डेफिनेशन लिख के आप नेचर ऐड कर दीजिए, ठीक है। सो नेचर में क्या होता है कि टीचिंग एक सोशल कल्चर प्रोसेस होता है। क्यों होता है? देखिए अब पेरेंट्स बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, जब स्कूल में भेजते हैं तब वो हर 2 महीने के बाद में टीचर से डिबेट करने नहीं जाते कि जी हमारे बच्चे को ये नहीं आया। उन्होंने एडमिशन दिला दिया, सिलेबस टीचर्स सिलेबस देते हैं कि हम इस करिकुलम को फॉलो करेंगे और इस 6 मंथ में हम ये करवाएंगे, 1 ईयर में बच्चे को ये आएगा, ठीक है। तो एक सोशल कल्चर प्रोसेस हो गया, वो दोनों कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। अगर उनको लगता है, अगर पेरेंट्स को फील होता है कि हमारे बच्चे को उसके लेवल की एजुकेशन नहीं दी जा रही है तो वो दूसरे बोर्ड में चेंज कर देते हैं या दूसरे स्कूल में चेंज कर देते हैं जहाँ पे करिकुलम डिफरेंट हो, ठीक है। सो ये एक सोशल कल्चर प्रोसेस होता है विच इज़ प्लान्ड इन ऑर्डर टू अनेबल एन इंडिविजुअल टू लर्न समथिंग इन हिज लाइफ।
कि उसको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए किया जाता है। तो इसलिए हम इसके जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसको आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि टीचिंग इज़ अ कंप्लीट सोशल प्रोसेस। अब इसमें ये आप बता सकते हो कि एक सोशल प्रोसेस होता है, इसके अंदर दोनों साइड बाय साइड बात करके चलते हैं, ठीक है। टीचर इज़ गिविंग इन्फॉर्मेशन, कि जो टीचर को नॉलेज है वो क्यूरिकुलम के अकॉर्डिंग बच्चों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। टीचिंग इज़ कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज, कि जो टीचर को नॉलेज है वो उसको कम्युनिकेट करता है अपने स्टूडेंट्स के साथ में, उनके पेरेंट्स के साथ में, जहाँ भी उनको ज़रूरत पड़ती है पेरेंट्स को बताने की, वो पेरेंट्स से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता है, ये इसका नेचर है कि ये कम्युनिकेशन वे में चलता है। नेक्स्ट इज टीचिंग इज़ एन इंटरेक्टिव प्रोसेस बिकॉज टीचर एंड स्टूडेंट बोथ आर एक्टिव, both are participating in all the activities, but teacher act as an facilitator, okay. Teaching causes a change in behavior, that is obvious. Teaching is art as well as science. देखिए ये मैंने ना एक स्लाइड वैसे अलग से भी ऐड की है इसको समझाने के लिए कि आर्ट भी है और साइंस भी है। कैसे? आर्ट इसलिए है क्योंकि ये जो एक्टिविटीज़ जो बच्चे को क्यूरिकुलम पढ़ाना है वो किस तरह से पढ़ाना है उसकी एक ट्रेनिंग दी जाती है कि कौन सी वो एक्टिविटीज़ ले सकते हैं कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। चार्ट्स एक्टिविटी होती हैं, गेम्स एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये एक आर्ट है कि आप किस तरह से कंसेप्ट क्लियर करते हो। देखिए डिग्री एक अलग चीज़ होती है और कंसेप्ट क्लियर करने की नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस एक अलग चीज़ होती है। सिर्फ डिग्री लेने से आप एक अच्छे टीचर नहीं बन जाते हो, ठीक है। आपको जो आपके पास नॉलेज है वो एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। और टीचिंग एक साइंस है क्योंकि आप इसमें एक लॉजिकल वे से चलते हो, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हो, क्यूरिकुलम को फॉलो करते हो। जो साइंस में भी तो ऐसा ही होता है ना कि आप एक लॉजिक के अकॉर्डिंग चलते हो, ठीक है। सो टीचिंग इज़ फेस टू फेस एनकाउंटर। टीचिंग इज़ ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड मॉडिफाइबल, कि आप ऑब्जर्व करते हो बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है। मेजरेबल, कि आप उसका मेज़र करते हो कि कहाँ पे कमी आ रही है, कहाँ पे उसको चेंजेस की ज़रूरत है। मॉडिफाइबल, आप उसको चेंज करने की कोशिश करते हो, उसके बिहेवियर में चेंज लाने की कोशिश करते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज टीचिंग इज़ स्किल्ड ऑक्यूपेशन। देखिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे बीएड है, आप बीएड में आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको लेसन प्लान कैसे बनाने हैं, कैसे आपको टॉपिक समझाना है ना। और आपको प्रॉपर एक ट्रेनिंग भी दी जाती है जब आप जॉब करने लग जाते हो कि आपको, ताकि जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आई है उससे आपको गो थ्रू करवाया जाए। सो टीचिंग फैसिलिटेट्स लर्निंग, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है लर्न करने के लिए। टीचिंग इज़ बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस। देखिए यहाँ पे कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस का मतलब क्या है कि आपको जो क्यूरिकुलम दिया है आपके बोर्ड ने या आपके स्कूल ने, आप वो पढ़ाते हो डायरेक्टली, बट जब आप वो कंसेप्ट क्लियर करते हो ना तो उसके साथ जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो बच्चे के रियल लाइफ में यूज़ होती है, आप उसकी नॉलेज भी उसको देते हो। तो एक अनकॉन्शियस प्रोसेस भी हो जाता है कि आप कुछ चीज़ें जान करके पढ़ाते हो बिकॉज आपके सिलेबस में है, और कुछ अनकॉन्शियसली पढ़ाते हो बिकॉज वो उस कंसेप्ट से रिलेटेड भी है और बच्चे के रियल टाइम में यूज़ भी होते हैं, ठीक है। सो टीचिंग इज़ फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल, कि आप याद करने से लेके आपने जो याद किया उसमें चेंजेस करके उसको रिफ्लेक्ट भी करते हो, ठीक है। टीचिंग इज़ कंटिन्यूम ऑफ ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन। टीचिंग इज सब्जेक्टेड टू एनालिसिस एंड असेसमेंट, कि आप एनालिसिस भी करते हो, ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, हमारा ट्रेनिंग भी करवाते हो बच्चों को, कंडीशनिंग भी करवाते हो, उनको इंस्ट्रक्शंस भी देते हो जहाँ पे ज़रूरत होती है, ठीक है, और उनके असेसमेंट भी करते हो। नेक्स्ट इज टीचिंग इज ट्राइपोलर प्रोसेस। देखिए ये जो प्रोसेस है ना, ये इसकी आप डेफिनेशन, जब अगर आपसे क्वेश्चन आता है राइट द डिफाइन कंसेप्ट ऑफ टीचिंग एंड इट्स करैक्टरिस्टिक्स, उसमें भी आप ट्राइपोलर प्रोसेस को डिफाइन करोगे, बट करैक्टरिस्टिक्स से पहले डिफाइन करोगे, ठीक है। देखिए उसमें आप ये पिक्चर बनाओगे टीचर, लर्निंग इन्वायरमेंट एंड स्टूडेंट की। इसमें क्या होता है कि टीचर एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, उस इन्वायरमेंट में स्टूडेंट को समझ में आता है। इन्वायरमेंट तभी क्रिएट होगा जब टीचर और स्टूडेंट होंगे, है ना, और स्टूडेंट तभी समझेगा अगर टीचर होगा और इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं एक प्रोसेस की तरह काम करती हैं। अगर इनमें से एक भी चीज़ मिस होगी तो काम ये प्रोसेस नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज टीचिंग इज़ आर्ट एंड साइंस। देखिए मैंने स्लाइड ऐड की थी सिर्फ आपको कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि टीचिंग इज़ एन आर्ट बिकॉज इट इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ प्रैक्टिस्ड विद स्किल, कि आपको स्किल्स सिखाई जाती हैं।
इट कैनॉट बी रिड्यूस टू एनी एग्जैक्ट सिक्वेंशियल सीरीज ऑफ एक्शन, इट इन्वॉल्व्स टू डायनामिक फैक्टर्स कि किस तरह से आप डिफरेंट चेंजेस करके अपने कंसेप्ट को क्लियर करने में हेल्प ले सकते हो। एंड टीचिंग इज अ साइंस बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द बॉडी ऑफ सिस्टमेटिकली डिराइव्ड नॉलेज कन्वर्टेड टू प्रिंसिपल्स विद विच टू गाइड इट्स प्रैक्टिसेस। कि एक सिस्टमेटिक लॉजिक के साथ आप समझाते हो कि इस लेवल के 5th क्लास के बच्चे को एससीएफ का टॉपिक कितना करवाना है और 7th क्लास के बच्चे को कितना करवाना है। सो ये आप एक लॉजिक से चलते, सिस्टमेटिकली चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? सिद्धांत, ये किस सिद्धांत पर टीचिंग बेस होती है। द प्रिंसिपल ऑफ एम, कि आप अपने एम पर फोकस करके टीच करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ा दो, चलो ये आज ये पढ़ा देते हैं, आज वो पढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप एक एम को लेकर चलते हो और उसी को फॉलो करते हो। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी और लर्निंग बाय डूइंग, कि आप टीचिंग जो करते हो वो एक्टिविटी से करवाते हो, बच्चों की पार्टिसिपेशन लेते हो, ठीक है, ताकि बच्चे सीखें। जब करेंगे तब ज़्यादा सीखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद एक्चुअल लाइफ एंड अदर सब्जेक्ट, जैसे कि मैथ और साइंस का क्या फ़र्क है, क्या कनेक्शन है, ठीक है, वो एक लिंक क्रिएट करते हैं ताकि बच्चे ये ना समझें कि हमें मैथ में ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। जैसे कि एंगल्स की अगर मैं बात करूँ, मैथ में एंगल्स का टॉपिक होता है और जो इंजीनियर्स होते हैं वो ये बनाते हैं ना, ब्रिजेस वगैरह बनाते हैं, तो उसमें वो एंगल्स की हेल्प लेते हैं कि कितने एंगल पे कौन सा डायरेक्शन यूज़ की जाए, किस तरह से उनको टर्न करा जाए ब्रिजेस को, ठीक है। तो इस तरह से लिंक क्रिएट करना। द प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, कि आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से लिंक करते हो तो उस लिंकिंग में अगर प्लानिंग नहीं होगी तो कोई कंसेप्ट आपने 3rd क्लास में क्लियर कर दिया और जो उसके लिंक का चीज़ थी दूसरे सब्जेक्ट में वो आप 5th क्लास में इंक्लूड कर रहे हो, तो आप लिंक कैसे क्रिएट कर पाओगे। तो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही टीचिंग की जाती है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट और मोटिवेशन, कि आप बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट कर पाओ सब्जेक्ट के अंदर, कंसेप्ट के अंदर, ठीक है, ताकि उनको बोरिंग ना लगे। द प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड द काइंड ऑफ एटमोसफियर। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑपरेशन, कि आप अपने जो आपका वे है टीचिंग का उसको फ्लेक्सिबल बनाते हो, कोऑपरेशन वाला बनाते हो, ताकि अगर बच्चे चेंजेस चाहते हैं आपके वे में तो आप वो इमीडिएट प्रोवाइड कर सको, ठीक है, चाहे वो सब्जेक्ट में हो, चाहे वो क्यूरिकुलम में हो या आपके वे ऑफ टीचिंग में हो। प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, कि आप जब बच्चे को पढ़ा रहे हो, बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, तो आप डायग्नोस कर सको कि बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कंसेप्ट समझने में आ रही है या उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, और उसको उस अकॉर्डिंगली रेमेडी प्रोवाइड कर सको। प्रिंसिपल ऑफ लुकिंग अहेड, कि आप आगे की ओर देख के चलना सिखाओ बच्चों को। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, कि आप कितनी क्रिएटिविटी के साथ कितनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हो। एक ही एक्टिविटी को हर चीज़ समझाने में यूज़ नहीं करनी, बल्कि डिफरेंट टॉपिक के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट कैटेगरीज एक्टिविटीज़ को चूज़ करते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज मैक्सिम्स ऑफ प्रिंसिपल्स, कि जो आपने अभी प्रिंसिपल्स बताए हैं उनको अपनाने में, उनको अप्लाई करने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। कौन से रूल्स होते हैं? Maxims are short statements like a dictum that are treated as general rule to conduct, कि वो rules होते हैं जिसके भी आप टीचिंग नहीं कर सकते हो। सो यूनिवर्सल फैक्ट्स फाउंड आउट बाय टीचर्स आफ्टर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, काफ़ी जो एक्सपीरियंस टीचर हैं उनको वो एक जैसे कि एक उनका यूनिवर्सल फैक्ट बना लेते हैं कि जी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम इस तरह से इनको डील करते हैं, ठीक है। सो दे आर कल्चर फ्री एंड यूनिवर्सल इन नेचर, ये जहाँ पर भी आप चले जाओगे आपको सेम ही मिलेंगे। दे आर ट्राइड एंड टेस्टेड प्रिंसिपल्स, बिकॉज एक्सपीरियंस है, उन्होंने बार बार ट्राई किया हुआ है, टेस्ट किया हुआ है, तो वो उस तरह से अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं। दे एक्सेलरेट मोमेंटम ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड हेल्प इन अचीविंग सक्सेस इन अ क्लास। मैक्सिम ऑफ टीचिंग इंक्लूड फ्रॉम नॉन टू नॉन, देखिए इनकी मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन अभी आपको पर स्लाइड करवाऊंगी, तो ये आप नाम नोट कर लीजिएगा कि हम ये मैक्सिम्स को पढ़ेंगे, ठीक है। अब इनकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मैं नहीं चाहती कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, टू द पॉइंट वीडियो करेंगे, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रॉम नॉन टू अननोन, देखिए जो आपको नॉलेज है, आपकी प्रीवियस नॉलेज को जानकर टीचर ने उस प्रीवियस नॉलेज को नई नॉलेज के साथ लिंक क्रिएट करता है, ठीक है। फ्रॉम नॉन टू अननोन, जो आपको पता है उसी से वो नहीं पता वाली सिचुएशन को कंबाइन करता है, लिंक करता है। सो नॉलेज मस्ट बी गिवन बाय लिंकिंग इट टू
प्रीवियस नॉलेज, जैसे पहले आपको यूनिट प्लेस की डिजिट आती है, फिर आप उसको टेंस प्लेस की डिजिट के साथ कंबाइन कर देते हैं। टू अनेबल द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड क्लासरूम प्रोग्रेस कॉल्ड एज अ बेसिक एंड प्राइमरी ऑफ ऑल मैक्सिम्स वाइल इंट्रोड्यूसिंग द क्लास विद टॉपिक इनिशियल टीचिंग फेज। ये सबसे पहला फेज होता है टीचिंग का कि आप फ्रॉम नॉन टू अननोन जाते हो। नेक्स्ट इज मिनिमल पीस ऑफ नॉलेज विच स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट, कि जो उनको पता है उसको आप डायग्नोज करते हो, उसको आप पता लगाते हो। ठीक है। नेक्स्ट फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स, कि आप चीज़ों को बहुत सिंपली स्टार्ट करते हो। सबसे पहले आप सिंपल चीज़ें सिखाते हो, फिर कम्प्लेक्स की ओर जाते हो। सिंपल concepts are taught first and complex ideas are taught later. Easy concepts and teaching points are introduced first and difficult level to be increased gradually, कि आप पहले जो easy concept है उसको बताते हो और फिर बाद में आप complex concept की ओर जाते हो। This maxim helps in keeping the attention of students in the class. कल्चर, सोशल कल्चर प्रोसेस, मतलब कि यहाँ पे ये पॉइंट क्यों लिखा गया है, देखिए आपके कोई फैमिली कल्चर में जो चीज़ें हैं वो आप एज इट इज़ तो नहीं, वो तो बहुत सिंपल होती हैं, ठीक है, कि भाई हमारे कल्चर में हम तो ये करते हैं, बट जब आप सोसाइटी में जाते हो वहाँ पे वो कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, तो आपके लिए वो कम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है कि आप अगर अपनी फैमिली का कल्चर का बताते हो तो कहीं आपका वो मजाक ना बनाए या आपको क्या कोई और बिहेवियर का ना समझे। तो इस तरह से सोशल कल्चर एक कम्प्लेक्स प्रोसेस में आ जाते हो कि आपको दूसरों के साथ कैसे डील करना आना चाहिए। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, के सिंपल टू कम्प्लेक्स आप जाते हो। फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मीन्स फ्रॉम मूर्त टू अमूर्त, आई थिंक मूर्त ही होता है ना ये, हाँ। फ्रॉम एक्चुअल टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी विजुअलाइज्ड एंड बी वेरीफाइड बाय 5 सेंसेस, की जो आपकी 5 सेंसेस है, साइट, साउंड, टच एंड टेस्ट एंड हियर। So to more intangible abstract ideas that needs intuitive interpretation and can't be seen or touched directly, कि जो चीज़ आप देख सकते हो उससे आप जो आप चीज़ें नहीं देख सकते हो उसकी ओर जाते हो, कि जो कंसेप्ट आपको पता है उनसे आप जो कंसेप्ट नहीं पता उसकी नॉलेज स्टार्ट कर देते हो। ठीक है। बेस्ड ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, की बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पे निर्भर करता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो संज्ञानात्मक विकास ही होता है ना, आपके ब्रेन्स का डेवलपमेंट जो होती है उससे। सो वाटर बॉडीज, ओशन करंट, दैट इज कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। काउंटिंग विद एबाकस, दैट इज कॉन्क्रीट, एंड बोर्ड मास इज एब्स्ट्रैक्ट। ओके। नाउ पर्टिकुलर, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, कि आपको एक पर्टिकुलर चीज़ पता है बट उससे आप एक जनरल कंक्लूजन निकाल लेते हो। ठीक है। फ्रॉम पर्टिकुलर स्टेटमेंट, स्पेसिफिक कंसेप्ट और सब्जेक्ट मैटर टू मोर जनरलाइज्ड प्रिंसिपल्स। एक्सपेरिमेंट मीन्स पर्टिकुलर टू इम्प्लीकेशंस टू जनरल। पोइम बाय शेक्सपियर, एक पर्टिकुलर हो गया, और स्ट्रक्चर ऑफ सोनेट, दैट इज जनरल। ठीक है, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हैं, आप देख सकते हो। नेक्स्ट फ्रॉम होल टू पार्ट, कि एक बच्चे को एक पूरा चैप्टर, एक पूरा क्यूरिकुलम बता दो या उसमें से कुछ पार्ट बता दो। ठीक है। द स्टूडेंट शुड बी एक्वेंटेड विद कंप्लीट लेसन, चैप्टर, कॉन्सेप्ट, थ्योरी और आइडिया फर्स्ट एंड देन ब्रेक डाउन डिफरेंट एलिमेंट्स फॉर डिस्कशन, कि आप पहले उसको पूरा चैप्टर बता देते हो, फिर उस चैप्टर में से आप डिविजन्स कर देते हो डिफरेंट पार्ट्स में, ताकि बच्चे को करना इजी हो जाए। इंट्रोडक्शन टू द कंप्लीट टॉपिक, देन बाद में आप पूरे टॉपिक की उसको इंट्रोडक्शन देते हो। प्रोज, होल एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी पैराग्राफ, दैट इज पार्ट। पोइट्री, होल एंड वर्ड एक्सपोजिशन, पार्ट। आप जब पोइट्री के अंदर एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करते हो ना कि उसका मीनिंग क्या है, दैट मीन्स आप पूरी की पूरी पोएम को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। नेक्स्ट फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, कि एक बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसी से आप उसके एक लॉजिक पे जाते हो। ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी लाइक स्टूडेंट इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, मेमोरी, क्रिएटिविटी, एटीट्यूड, डेवलपमेंटल नीड्स एंड लेवल्स, aspirations etc. to be kept in consideration for selection of subject matter and sequential arrangement of the content. So student centered maxim and most effective among child learner, जो student centered maxims होते हैं वो student centered कौन से होते हैं, जिसमें कि स्टूडेंट्स को सेंटर में रख के क्यूरिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है, टीचिंग मेथड को डिसाइड किया जाता है, और किस वे में उनको किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाए वो डिसाइड किया जाता है। According to student, teacher makes changes immediately in their concept or in their class. Incorporation of subject matter of students' interest, completing the lesson with assigned evaluation work, कि आप बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस चीज़ को कंप्लीट करते हो।
फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन। इंडक्शन डिडक्शन रीजनिंग वैसे हमने मैथ में भी की थी, वहाँ पे मैंने एक पूरी वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है विद एग्जांपल, तो आप उसमें भी देख लीजिएगा। इंडक्टिव रीजनिंग इज सप्लाइंग सम एविडेंस, पहले आप उसको प्रूफ करके दिखाते हो, फिर बाद में कंक्लूजन पे एक जनरल रूल पे आ जाते हो। और डिडक्शन में क्या होता है कि पहले आप उसको जनरली बता देते हो जनरल रूल, और फिर बाद में आप उसके उसके एग्जाम्पल्स ट्राई करते हो। ठीक है। फ्रॉम एम्पेरिकल टू रैशनल, एम्पेरिकल होता है प्रैक्टिकल नॉलेज और रैशनल होता है रोट लर्निंग। सो एम्पेरिकल नॉलेज इज बेस्ड ऑन वेरीफाइबल ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंसेस, कि आप उसको प्रैक्टिकली चीज़ें करके दिखाते हो और फिर बाद में बच्चे को समझाते हो, उसको ऑब्जर्व करने के लिए बोलते हो और फिर उसको रिजल्ट बताते हो। ठीक है। एम्पेरिकल नॉलेज इज बेस्ड ऑन वेरीफाइबल ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंसेस, इट इज़ बेस्ड ऑन रिजल्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन। एंड रैशनल नॉलेज इज बेस्ड ऑन रीजंस एंड लॉजिक, इसमें आप लॉजिक लगाते हो। ओनली रीजनिंग एंड रिफ्लेक्शंस कैन बी यूज्ड एज एविडेंस टू प्रूफ। नेक्स्ट इज फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस क्या होता है कि आप एक टॉपिक को डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हो, उनको समझते हो और फिर उनको कंप्लीट एक कंक्लूजन निकालते हो। ठीक है। एनालिसिस इज प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन एन आइडिया, कंसेप्ट और फिनोमेना into its constituent element, and synthesis is compounding of various ideas, concept और phenomena to form a theory और system। synthesis में क्या करते हो, आप छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके एक प्रॉपर एक कंप्लीट सेट बनाते हो। ठीक है। सो जैसे कि इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, एनालिसिस एंड वाटर साइकिल इज सिंथेसिस, कि अगर आपको वाटर साइकिल समझाना है तो या तो आप इसके दो वे होंगे, या तो आप वाटर साइकिल के एग्जाम्पल लोगे, उसमें आप छोटे छोटे पार्ट्स को एक्सप्लेन करोगे, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन, या फिर आप क्या करोगे, पहले आप छोटे छोटे पार्ट्स को बताओगे कि इवेपोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, फिर एक कंक्लूड निकाल देते हो कि जी इवेपोरेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ और इस तरह से वाटर साइकिल चलता है। तो ये डिपेंड करता है किस लेवल के बच्चे को आप टीच कर रहे हो और किस वे में आपको टीच करना है। ठीक है। ये उसके कुछ मैगजीम्स हैं। तो ये था हमारा सेशन जिसमें हमने टेक्निक्स ऑफ टीचिंग का फर्स्ट जो यूनिट का फर्स्ट ए पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप 2 बार सुन लीजिए, आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत ही इजी वे से ट्राई किया है इसको समझाने के लिए, तो अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। सो कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।